आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। ये जो टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड प्रत्येक साल आपका यहाँ से 2 से 3 सवाल देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस क्लास को लास्ट तक पूरा देखिएगा एंड चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण होता क्या है। देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में सारे वैसे टॉपिक हैं जिसको आपने पहले पढ़ रखा है। वैसे स्टूडेंट्स जिनका हिंदी नहीं भी है वे लोग भी अपना 10वीं क्लास तक हिंदी को पढ़े होंगे। तो यहाँ पे सभी चीज़ें आपको पहले से आती होगी, बस आप समझिए कि यहाँ पे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं। उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसको बिना किसी वर्ण के सहायता से बोला जा सकता है। तो यहाँ पे वर्ण हो गया ये, जैसे कि अ, ई, उ, क हलंत, ख हलंत, ग हलंत। तो ये सब क्या है? वर्ण है, जिसको और भी छोटा में तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। देखिए जब हम लोग बोलने में उपयोग करते हैं तो उसको ध्वनि कहेंगे, लेकिन वही जब हम लोग लिखने में उपयोग करेंगे तो उसको वर्ण कहेंगे। ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है, ठीक है। तो ध्वनि क्या है? उच्चारित रूप एंड वर्ण क्या है? लिखित रूप। तो ये चीज समझ में आ गया। वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी। अब आगे देखते हैं। ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा एंड इस चीज़ को लेके स्टूडेंट के मन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर विद्वानों में बहुत विवाद है, ठीक है। यानी कि मत जो है वो अलग अलग है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा हिंदी में जो वर्णमाला है उसकी संख्या अलग अलग दी गई है एंड इसी कारण यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा जो वर्णमाला की संख्या दी गई है उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और अगर एग्जाम में आपका सवाल पूछा जा सकता है तो इसी के अंदर से पूछा जाएगा, ठीक है। हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर विद्वानों में बहुत विवाद है। हिंदी में वर्णों की संख्या किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 43, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 46, उदय नारायण तिवारी के अनुसार 51, धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 53 है आदि। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के द्वारा दी गई संख्याओं के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्वरों की संख्या को लेकर विद्वानों में विवाद है। तो बिल्कुल सही बात है, स्वर की संख्या को लेकर या फिर व्यंजन की संख्या को लेकर विद्वानों में विवाद हमेशा से रहा है। इसीलिए प्रश्नों की भाषा के अनुरूप आपको जवाब देना है। सामान्य स्थिति में स्वरों की संख्या 11 है। देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि सामान्य स्थिति में स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की अगर कुल संख्या पूछा जाए तो 13 है, और अगर शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए तो 10 है। तो सामान्य स्थिति में 11, कुल संख्या पूछा जाए तो 13 और शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से पूछा जाए तो 10। आगे हम लोग बात करेंगे कि किसको किसको हम लोग यहाँ पे इसके अंतर्गत रखेंगे। तो अब देखते हैं कि मानक हिंदी वर्णमाला। अब विभिन्न विद्वानों के द्वारा वर्णमाला की संख्या तो दे दिया गया है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि जो मानक है यानी कि हम किसको सही मानेंगे या फिर किसको एक स्टैंडर्ड मानेंगे। जैसे यूनिट में होता है स्टैंडर्ड यूनिट, उसी तरह यहाँ पे सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर जो मानक वैल्यू है, जिस टाइप में मैथ में देखने को मिलता है मानक, तो उसी तरह यहाँ पे मानक जो हिंदी वर्णमाला है वो किसको मानेंगे। तो देखिए मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है, जिसमें से आपका 10 स्वर 35 व्यंजन है, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण है, यानी कि 13 स्वर और 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। स्वर किसको किसको कहेंगे तो ये चीज़ आपको मालूम होगा, एक बार देख लीजिए आप। अमेकड़ा, हर्षय दुर्घय, हर्षव दुर्घव, री है, ए आय, ओ आओ, अंग अ। तो ये सब टोटल देखा जाए तो 13 है, ठीक है। 10 + 3 अंग और अ को अगर कुल पूछा जाए तो ये सब जोड़ दिया जाता है एंड यहाँ पे 13 हो जाएगा। अगर इसको नहीं जोड़िएगा तो फिर आपका 11 हो जाएगा। नॉर्मली बहुत सारा किताब में 11 दिया रखा होता है एंड ये
अंग और अ को जो है नहीं जोड़ा हुआ रहता है। ठीक है। व्यंजन, व्यंजन की संख्या देखिए कि व्यंजन की संख्या यहाँ पे कितना है। तो क वर्ग में जो 5 आता है, च वर्ग में, ट वर्ग में, त एंड प वर्ग, तो यहीं पे आपका 25 हो गया। इसके अलावा द्विगुण व्यंजन ड और ढ, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, उसमें व्यंजन तीनों स और ह है आपका। संयुक्त व्यंजन 4, टोटल देखा जाए तो 33 + 2 यानी कि 35 हो जाता है। ठीक है। एंड इसके अलावा जो संयुक्त व्यंजन है वो आपका हो जाएगा 4 ठो यानी कि 39। तो इतना समझ में आ गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि नंबर को लेके यहाँ पे बहुत सारा डाउट रहता है। आगे है कि स्वर किसे कहेंगे। अब देखिए वर्णों को यहाँ पे जो क्लासिफाइड किया जाता है, बांटा जाता है, वो 2 टाइप में बांटा जाता है, एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है जो कि आपका कुल संख्या है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें 10 ही स्वर है एंड अगर नॉर्मली पूछा जाए साधारण तो 11 होता है। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू प्रश्न में तो ज़्यादातर चांस है वहाँ पे 11 जवाब सही होगा एंड 11 अगर ऑप्शन होगा तो वही टिक कीजिएगा। जब तक अलग से आपको परंपरागत वर्ड नहीं दिखेगा या फिर उच्चारण की दृष्टि से नहीं दिखेगा तब तक आपको 11 को टिक करना होगा। ठीक है। आगे अब देखिए स्वर को बहुत यहाँ पे आधार पे बांटा गया है एंड ये थोड़ा सा आपका डिटेल जाने वाला है तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। डिटेल पढ़ाने का मकसद ये है कि पिछला साल आपको जो है डिटेल में सवाल पूछा गया था यानी कि बहुत अंदर से सवाल को पूछा गया था, इसलिए हम यहाँ पे आपको स्वर को डिटेल में क्लासिफाइड करके बताने वाले हैं। तो देखिए मात्रा और उच्चारण के आधार पे देखा जाए तो स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा जाता है एंड ये तीनों के बारे में तो सभी को मालूम होगा, लेकिन अभी जब हम लोग नेक्स्ट टाइप में देखेंगे तो वो सब चीज़ें फिर आपको मालूम नहीं होगी। ठीक है। हर्ष स्वर किसको कहेंगे? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है यानी कि एक मात्रा का समय लगेगा। अ, हर्षई, हर्षव ये सब हो गया। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है, ये सब आपका हो गया। इसके अलावा प्लुत स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे कि किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बोलते हैं हम लोग राम, तो लंबा जब खींचा जाता है शब्द को तो यहाँ पे आपका प्लुत स्वर होता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट आधार क्या है। तो देखिए जीव के प्रयोग के आधार पर, तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा जाता है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करता है उसको अग्रस्वर कहेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है, अच्छे से याद रखे लीजिएगा। मध्य स्वर किसको कहेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम करता है। ठीक है। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग काम करेगा उसको पश्च स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये वाला बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा, हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका मुख द्वार, यानी कि मुख विवर के खुलने के आधार पर आपका किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आपका जो मुख है वो कितना खुलता है, आधा खुलेगा या पूरा खुलेगा या बंद रहेगा, उसके आधार पे यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत एंड संवृत। इसके बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होगा एंड यहाँ से आपका एक सवाल जो है पिछला साल पूछा गया है। ठीक है। तो विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है। ठीक है। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में मुख का जो द्वार है, मुख जो है वो पूरा खुलेगा, वो आपका विवृत हो जाएगा। एंड इसका उच्चारण आप करके देख सकते हैं आ का, कि इसका उच्चारण कीजिएगा तो आपका मुख पूरा खुल जाएगा, मुंह जो है वो पूरा खुलेगा। हाफ ओपन यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, तो ये सब का उच्चारण करके आप देख सकते हैं आपका मुंह जो है वो आधा खुलेगा। अर्ध संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, यानी कि ये सब के उच्चारण में आपका जो मुंह है वो आधा बंद रहेगा। संवृत क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में
मुख द्वार लगभग बंद रहता है, यानी कि पूरा बंद रहता है। ये सब वर्णों का उच्चारण आप मुंह बंद करके भी कर सकते हैं। तो ये आपका रहा मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वर वर्ण को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका ओठों के स्थिति के आधार पर स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ जो है गोलाकार नहीं होता है, ये सब वर्ण ऐसा है, अगर इसका उच्चारण कीजिएगा तो आपका जो ओठ है वो गोल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? अवृतमुखी, अवृतमुखी स्वर वर्ण। उदाहरण देख सकते हैं, ये सब याद रखिएगा। वृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ आपका गोलाकार होता है, जैसे उ, ओ, आओ, तो ये सब उच्चारण कीजिएगा ना तो आपका मुख जो है वो गोल हो जाएगा, आपका जो ओठ है वो गोल आकार में हो जाएगा, गोल शेप में आ जाएगा। तो ये वाला ट्राई करके आप लोग देख सकते हैं एंड इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 5वां जो आधार है वो है आपका हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे। तो हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पे स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। निर्नुनासिक, जिसे हम लोग मौखिक स्वर के नाम से भी जानते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलता है, जैसे अ, आ, ई आदि, तो ये सब का उच्चारण कीजिएगा तो हवा जो है केवल आपका मुंह से निकलेगा। लेकिन अनुनासिक क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलेगा, ये सब का उच्चारण कीजिएगा तो हवा मुंह से तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही नाक से भी निकलेगा। तो ये आपका हो गया 5वां क्लासिफिकेशन स्वर वर्ण का। ठीक है, 5वां आधार। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं व्यंजन वर्ण पे। ठीक है, यानी कि वर्णों को 2 भाग में बांटा गया है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। अब देखिए व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि वैसा वर्ण जिसको हम लोग स्वर वर्ण की सहायता से बोलते हैं उसको व्यंजन वर्ण कहेंगे। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अस्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई है। अब यहाँ पे जो संख्या है इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि संख्या से संबंधित सवाल अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। द्विगुण व्यंजन ड और ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो अगर आपको नॉर्मली पूछा जाए, तो परंपरागत रूप से पूछा जाए या नॉर्मली पूछा जाए तो 33 आपको जवाब देना है। बाकी जब ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपकी संख्या 35 हो जाएगा। ठीक है, तो संख्या के बारे में अक्सर सवाल देखने को मिलता है, ध्यान में रखिएगा। आगे है व्यंजन। तो देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में वही बात हो गया कि 2 ध्वनियां सुनाई पड़ती है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, यानी कि 2 वर्णों के मेल से बनता है। व्यंजन वर्ण क, च, ट, त, प वर्ग समूह में होते हैं। बिल्कुल, क वर्ग, क वाला समूह को यहाँ पे क वर्ग कहते हैं एंड इसमें आपका 5 वर्ण हो गया। छ वर्ग कहलाएगा ये आपका, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो यहीं पे आपका 25 हो गया। ठीक है, तो ये सब वर्ग पे चलता है। क से स्टार्ट होता है इसीलिए इसको क वर्ग के नाम से जानते हैं। च से स्टार्ट होता है तो च वर्ग, तो ये सब जो है सब आपका व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। आगे है आपका अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी या जिसे हम लोग उसमें व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, एंड संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये आपका हो गया अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी उसमें व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। अब देखिए संयुक्त व्यंजनों का निर्माण। तो संयुक्त व्यंजन जो है आपका वो 2 वर्णों के मेल से बनता है एंड ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन किस किस चीज़ से मिलके बना है, किस किस वर्ण से मिलके बना है। तो इसको याद रखिएगा, छ कैसे बना है, त्र कैसे बना है, ज्ञ कैसे बना है, स्र कैसे बना है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे है व्यंजनों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं कि व्यंजन को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, कैसे इसको बांटा गया है। तो सबसे पहला जो इसका टाइप है वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? तो जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु की टकराहट कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को छूती हुई निकले वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श का मतलब ही होता है टच करना, यानी कि छूना। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन वही आपका हो गया जो 5 वर्ग था। क वर्ग, उसके बाद च वर्ग था, ट वर्ग था, यहाँ पे च वर्ग छूट गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, च वर्ग भी है,
ट है, त है एंड प वर्ग है, एंड सभी का उच्चारण स्थान भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया व्यंजन। आगे अब देखिए वर्णों को यहाँ पे देखा जाए तो व्यंजन वर्ण को जो है यहाँ पे दो भागों में बांटा जाता है। अगर घोषत्व के आधार पे देखा जाए तो घोषत्व का मतलब क्या होता है, घोष का अर्थ एक्चुअली होता है कि स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अगर हमारे स्वर तंत्रियों में यानी कि वोकल जो कोड है वहाँ पे कंपन होता है तो उसके आधार पे वर्ण को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में तंत्र जो है वो कंपित नहीं होता है, हमारी जो स्वर तंत्रिका है वो कंपित नहीं होगा तो उसको कहेंगे अघोष। जैसे कि कौन कौन आएगा इसके अंतर्गत, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का। देखिए जैसे कि क वर्ग में देखें तो क वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आएगा, जैसे क हो गया, ख हो गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा च वर्ग में देखेंगे च और छ हो गया, तो इसी तरह प्रत्येक वर्ग का जो 5 वर्ग मैंने आपको बताया, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सेम अगर सघोष के बारे में बात करेंगे तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन होता है वे वर्ण सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। सेम देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, पहला और दूसरा, एंड सघोष में आपका है, अच्छा सघोष में जो है ना आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, पहला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पहला वाला आपका कहाँ पे आ जाएगा, पहला और दूसरा वाला जो है आपका अघोष के अंतर्गत आता है, ठीक है। एंड बाकी जो तीसरा हो गया, चौथा हो गया एंड पांचवा, ये आपका सघोष में आ जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। तो देखिए अब क्या है कि प्राणत्व के आधार पे वर्णों को दो भाग में बांटा जाता है। प्राण का अर्थ होता है हवा से, ठीक है, यानी कि किसी के उच्चारण से जो है मुख से हवा कम निकलता है एंड किसी वर्ण के उच्चारण से मुंह से हवा ज्यादा निकलेगा। तो उस आधार पे वर्णों को दो भाग में बांटा जाता है, अल्प प्राण एंड महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण से मुख से कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। जैसे कि प्रत्येक वर्ग का पहला हो गया, तीसरा एंड पांचवा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्प प्राण में आ जाएगा। एंड महाप्राण क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक वायु मुख से बाहर निकलती है वे महाप्राण कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर वर्ग का आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड और फोर्थ, यानी कि दूसरा और चौथा, ये आपका सही दे रखा है, ठीक है। पहला, तीसरा और पांचवा एंड दूसरा और चौथा आपका महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे वर्ग का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने 5 वर्ग अभी बताया, क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग एंड प से प वर्ग। तो वही वाला वर्ग के बारे में बात कही जा रही है कि प्रत्येक वर्ग में आपका 5-5 जो वर्ण था, तो उनमें से जो आपका है पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा एंड दूसरा और चौथा आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो व्यंजन वर्ण है उसका दूसरा टाइप है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वर और व्यंजनों के बीच होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन आपको मालूम है कि किसको किसको कहेंगे, जैसे कि य हो गया, र, ल, व, यही चारों आपका अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। उष्म एवं संघर्षी व्यंजन आगे है, उष्म एवं संघर्षी व्यंजन। तो देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु किसी स्थान विशेष पर घर्षण करती है, यानी कि ये सब का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख से जो वायु निकलेगी वो घर्षण करेगी, रगड़ती हुई बाहर निकलेगी, जिसमें गर्मी पैदा होता है। जैसे ये सब का उच्चारण कीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से जो है वो गर्मी बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये तीनों स हो गया एंड ह, ये आपका उष्म या संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टाइप, देखिए यहाँ पे उत्क्षिप्त होगा, ठीक है, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है या फिर द्विगुण व्यंजन है। तो वर्णमाला में जो वर्ण शब्दों के रूप में नीचे अनुस्वार बिंदु के साथ प्रयोग के रूप में लाए जाते हैं वे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। इनमें जीभ पहले ऊपर उठती है फिर जीभ मूर्धन्य उच्चारण पर आ जाती है।
सिंपल से समझिए कि ये दो जो वर्ण है इसको हम लोग द्विगुण व्यंजन कहेंगे। ये दोनों के नीचे जो है वो बिंदु है, ठीक है, ड के नीचे बिंदु है, ढ के नीचे बिंदु है, तो ये सब आपका ये दोनों दो ही होते हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन आपका यही दो होते हैं, इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। डिफिनेशन याद रखने का जरूरत नहीं है, यहाँ से सवाल नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा द्विगुण व्यंजन है या फिर कौन सा उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है। तो बस ये दोनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन मैंने आपको पहले भी बता दिया कि वर्णमाला में ऐसे व्यंजन वर्ण जो दो अक्षरों को मिलाकर बनाए गए हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। एंड किस किस चीज से मिलकर बना है ये आपको मैंने पहले बता दिया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि वर्णों का उच्चारण स्थान होता क्या है। तो देखिए बहुत बेसिक सी बात है कि व्यक्ति किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख से करता है, यानी कि मुंह से करता है। मुख के विभिन्न स्थानों से भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण होता है, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। हिंदी भाषा के सभी वर्णों का मुख के 6 स्थान से उच्चारण होता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि हिंदी में जितना भी वर्ण है, जितना भी वर्णमाला है, ठीक है, उन सभी का उच्चारण मुंह के 6 स्थानों से होता है। एंड वह जो 6 स्थान है सभी का नाम दे रखा है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। जितना भी हिंदी में आपको वर्ण दिखाई देगा सभी का उच्चारण आपको इन्हीं 6 के माध्यम से देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि दो चीज को मिला दिया जाएगा या फिर एकल चीज के द्वारा आपको जो है वर्णों का उच्चारण देखने को मिलेगा। आगे आपको ये चीज अच्छे से और भी समझ में आ जाएगी। देखिए सबसे पहले ये चीज को आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि यही आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कि कंठ, कंठ से हम लोग किस किस चीज का उच्चारण करते हैं। तो स्वर में अगर देखा जाए तो अ, अमिकरा, ये हो गया कंठ से इसका उच्चारण। आप उच्चारण करके देख भी सकते हैं, आपको दिखाई देगा कि ये चीजों का उच्चारण आप कंठ के द्वारा कर रहे हैं, यानी कि गला के द्वारा। अब व्यंजन में जो आपका है क वर्ग, देखिए क में जो आपका 5 आता है, 5 ठो वर्ग क, ख, ग, घ, अंगा, ये सब को क्या कहेंगे क वर्ग, क का ये वर्ग है, ठीक है। इसी तरह ये है आपका चवर्ग, इसको चवर्ग के नाम से भी जाना जाता है। एंड चवर्ग नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि ये लोगों का जो फर्स्ट वाला वर्ण है उसी के नाम पे इस ग्रुप का नाम चवर्ग पड़ा। उसी तरह इसको कहेंगे टवर्ग, इसको कहेंगे तवर्ग एंड इसको कहेंगे पवर्ग। तो ऐसे ये सब का नाम जो है पड़ा है, ठीक है। तो कंठ से हम लोग अ अमेकर आ का उच्चारण करेंगे। व्यंजन में देखें तो कवर्ग का उच्चारण किया जाएगा। अंतस्थ में कोई ऐसा वर्ण नहीं है जिसका उच्चारण हम लोग कंठ से करेंगे। उसमें में देखा जाए तो ह और यहाँ पे हो जाएगा अनुस्वार, ठीक है। ये आपका विसर्ग हो गया, अनुस्वार नहीं है, ये आपका विसर्ग हो गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया कंठ से। सेम है आपका तालु, तो तालु से हर्षई है, दुर्घई है, च वर्ग है, उसके बाद य है, स है। तो देखिए ये चीज को हम यहाँ पे क्लीन कर देते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ह वाला ध्यान रखिएगा, वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। मूर्धा से, मूर्धा से री हो जाता है, ट वर्ग हो जाता है, र और स इसमें हो जाएगा। दंत से आपका हो जाएगा ल, ठीक है, ल यहाँ पे नहीं है, ली है, ठीक है। एंड उसके बाद त वर्ग है, ल है, स है, तो ये सब दंत से। ओष्ठ से आपका प, फ, ब, भ, म एंड हर्षौ उ एंड हर्ष दुर्घव है, ठीक है, हर्षौ दुर्घव, ये चीज हो गया। नासिका से, अच्छा ये चीज ध्यान दीजिएगा, नासिका वाला में जितना भी आपने अभी देखा, ये क वर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सबों का जो लास्ट वाला जो वर्ण है उसको पंचमा अक्षर के नाम से जाना जाता है, पंचमा अक्षर, ठीक है। सभी वर्गों का जो 5वां अक्षर है उसको पंचमा अक्षर के नाम से जाना जाता है। एंड पंचमा अक्षर का जो उच्चारण स्थान है नासिका है। अब कहिएगा कि क्या ये सब का उच्चारण स्थान यहाँ पे जो बताए वो सब नहीं है? है, बिल्कुल है। यहाँ पे ये सब जो वर्ण है लास्ट वाला 5, ठीक है, वो सब का उच्चारण स्थान ये सब तो है ही, साथ ही आपका नासिका है। एक वर्ण का हम लोग उच्चारण एक से ज्यादा जगहों से कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। कंठ तालु,
तो ए हो गया, ये सब आपका कंठ तालु से उच्चारण होगा। देखिए इसका उच्चारण में हम लोग दो स्थानों का उपयोग करते हैं, कंठ का भी कंठ तालु का भी। उसी तरह इसका उच्चारण करने के लिए हम लोग दो जगह का उपयोग करते हैं, कंठ का भी ओष्ठ का भी। एंड ये चीज़ आपको आगे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम इसका ट्रिक आपको बताएंगे। दंतोष्ठ, तो दांत और ओठ दोनों का उपयोग करेंगे व का उच्चारण में। तो ये चीज़ आप बार बार बोल रहे हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं कि ट्रिक, कि किस ट्रिक के माध्यम से आप कैसे इन चीज़ों को आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए कंठ, कंठ को कंठे वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, यानी कहने का मतलब कि ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ से होता है उसको कंठे वर्ण के नाम से जानेंगे। इसका ट्रिक है अको विसर्जयाना कंठा, ठीक है, अको विसर्जनियाना कंठा, अको विसर्जनियाना कंठा। ये चीज़ याद रखिएगा, बार बार पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अ से क्या हो गया, अमेकर आ, को से यहाँ पे कवर्ग हो जाएगा, ह से एंड विसर्ग से विसर्ग हो जाएगा। तो ये सब क्या है, आपका कंठ से उच्चारण होता है ये सब का। तो ये एक संस्कृत का मंत्र आप कह लीजिए, ठीक है, संस्कृत का है ये वाला वर्ड, एंड उसी से आप लोग ये चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि अ से आप ये दोनों को लगा सकते हैं, क से कवर्ग, ह एंड विसर्ग, तो ये सब का उच्चारण स्थान कंठ। सेम तालु, तो तालु से जिसका उच्चारण होता है उसको तालवी वर्ण कहते हैं। एंड इसका ट्रिक है इचु यसाना तालु, ई। अब देखिए ई अगर बोले तो इसमें आपका दोनों आ जाएगा, हर्षय दुर्घय। चु यानी कि च वर्ग हो जाएगा, य उसके बाद स एंड वर्ण आदि, ये सब जो है आपका हो जाएगा तालु से उच्चारण, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा एंड आपने इससे पहले जो है वो इस टाइप का ट्रिक नहीं देखा होगा, ठीक है। ये वाला बहुत आपको काम देने वाला है। प्रत्येक एग्जाम में जहाँ कहीं भी आपका वर्ण विचार वाला चैप्टर पढ़ने को है वहाँ पे ये आपको बहुत बहुत काम देगा, ठीक है। नेक्स्ट है मूर्धा, तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण मूर्धा से होता है उसको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसका ट्रिक है ऋतु रसाना मूर्धा, ऋतु रसाना मूर्धा। ऋ का उच्चारण स्थान टू से ट वर्ग हो गया, र हो गया, इसके बाद स हो गया, तो ये सब का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। नेक्स्ट है दंत, यानी कि दांत से, तो यहाँ पे लितु लसाना दंता, तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, ली हो गया, त वर्ग हो गया, त वर्ग के अंतर्गत जो पांचों वर्ण था, ल हो गया एंड स हो गया, तो ये सब का उच्चारण स्थान आपका दंत से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब ओठ से किसका उच्चारण होता है, तो ओठ से जिसका उच्चारण होगा उसको हम लोग कहेंगे ओष्ठ्य वर्ण। एंड इसका ट्रिक है उपपघमा नियाना ओष्ठो, उपपघमा नियाना ओष्ठो। तो बार बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हर्षव दुर्घव, उससे आपका दोनों आ जाएगा, उसके बाद प वर्ग हो जाएगा, उप घमान्य वर्ग हो जाएगा चंद्रबिंदु वाला, उसके बाद अर्ध विसर्ग हो जाएगा, तो ये सब आपका ओष्ठ से होता है। तो ये था आपका पांचवा ट्रिक। छठा है आपका नासिका, नासिका वाला मैंने आपको बता दिया कि इसमें प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक का वर्ण माना जाता है, यानी कि जो पांचवा वर्ण है प्रत्येक वर्ग का, चाहे वो कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, या टवर्ग हो गया, तवर्ग हो गया, या फिर पवर्ग हो गया, ये जो पांचों जो वर्ग है उनका जो पांचवा वर्ण है उसका उच्चारण हम लोग नासिक से करते हैं, यानी कि नाक से करेंगे, ठीक है। देखिए प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि दो दो उच्चारण स्थान हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकता है। अर्थात यह वर्ण अपने मूल उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका से भी उच्चारित होते हैं। जैसे कि क में अंगा आपने देखा तो उसका उच्चारण कंठ से तो होता ही होता है, साथ ही आपका यहाँ पे नासिका से भी होगा। यदि हमें इन्हें दोनों में से किसी एक का चुनाव करना हो तो नासिका का चुनाव सही माना जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में आपका ये पांचों में से कोई वाला दे रखा है एंड इसमें आपको जैसे प्रश्न में पूछ दिया जाए, ये पांचों में से कोई दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से किनमें इसका उच्चारण किया जाता है, यानी कि इसका उच्चारण इनमें से किस में किया जाता है। एंड वहाँ पे अगर दोनों ऑप्शन रहेगा, जैसे कि अंगा के बारे में पूछ लिया जाए तो अंगा इनमें से किस में उच्चारण किया जाता है, तो कंठ भी ऑप्शन रहेगा एंड रह जाएगा आपका नासिका। तो ज़्यादा बेटर वहाँ पे आपको टिक करना होगा नासिका, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है तो आप कीजिएगा नासिका, ठीक है। अगर नासिका ऑप्शन नहीं रहेगा तब जाके आप कीजिएगा
कंठ। तो ये चीज़ बहुत लोग नहीं बताता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब पंचमा अक्षर, तो 5 अक्षर यानी कि क्या हो गया, जितना भी वर्ग था उनका जो 5वां अक्षर था वो आपका पंचमा अक्षर के नाम से जाना जाता है। एंड इसमें कुछ खासियत है कि ये अपने वर्ग के 5वें अक्षर होने के कारण पंचमा अक्षर कहे जाते हैं। इनकी विशेषता है कि ये हमेशा अपने ही वर्ग के साथ मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे कि कंठ। तो यहाँ पे जो आगे आपका कंठ, उसके बाद दंड, अम्ब, संगम, तो देखिए अब ये अपने वर्ग के दूसरे सदस्य के साथ, ठीक है, या फिर दूसरे वर्ण के साथ मिलकर शब्द का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि दंड, ठीक है। तो ड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बिंदु आया है दंड, ये दोनों एक ही ग्रुप का है, ठीक है, दोनों जो है एक ही ग्रुप का है, तवर्ग ग्रुप का। उसी तरह ये दोनों आपका एक ही ग्रुप का है, कवर्ग ग्रुप का, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं। ये हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या याद रखना है कि पंचमा अक्षर का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो नासिका से, ठीक है, ये वाला पूछा जा सकता है। आगे है आपका कंठ तालु। इसका ट्रिक है कंठ तालव्य वर्ण, यानी कि कह सकते हैं एरतो कंठ तालु। ये ट्रिक है आपका एरतो कंठ तालु। ए से आप देखिए, ए आई यहाँ पे दोनों हो गया। एंड ये देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है कि ये दोनों का जो है, जैसे ये हो गया या फिर आई हो गया, ये दोनों बना किससे है, तो अ प्लस ई, ठीक है, अ प्लस ई। एंड अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ से, ई का होता है तालु से, तो इसीलिए दोनों को मिला के कहा गया कंठ तालु। नेक्स्ट है कंठोष्ठ, यानी कि इसका ट्रिक हो जाएगा ओदतो कंठोष्टम। ओदतो कंठोष्टम यानी कि ओ एंड आओ जो है ये मिला है आपका अ प्लस उ से। एंड अ का होता है आपका कंठ एंड उ का होता है ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ मिलके यहाँ पे बन गया कंठोष्ठ, ठीक है। दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ में आपका एक ही आ जाएगा व का उच्चारण स्थान होता है दांत प्लस ओष्ठ, दोनों को मिला के हम लोग यहाँ पे व का उच्चारण करते हैं। तो ये आपका लास्ट ट्रिक था। अब हम लोग जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में, ठीक है। देखिए दंतमूल वत्सर्य, जिन अरबी फारसी वर्णों का उच्चारण ऊपर वाले मसूरों के कठोरतम भाग से होता है उसको हम लोग दंतमूल वर्ण के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो वर्ण है वो आपका अरबी फारसी का वर्ण है, जैसे कि फ के नीचे यहाँ पे लेफ्ट साइड जो है बिंदु है, जा के यहाँ पे नीचे बिंदु है। तो ये सब क्या है, अरबी फारसी वर्ण है। एंड ये सब का उच्चारण करके आप देखिए कि जाफर जिसको कहेंगे, ठीक है, जाफर से बन सकता है, ज से जाफर। तो ये सब का जो उच्चारण स्थान है वो ऊपर वाले मसूरों के कठोरतम भाग से होता है, ठीक है। आप मुंह से उच्चारण करके देख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल को कि फ हो गया, ज हो गया, ये सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, तो दंत मूल से। नेक्स्ट है आपका जिह्वा मूलक। तो जिन अरबी फारसी के वर्णों का उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से होता है, यानी कि जीभ के पिछले भाग से होता है, तो क। अब क यहाँ पे नहीं समझिएगा, ये क नहीं है, क नीचे यहाँ पे बिंदु है, अरबी फारसी का वर्ण है, ठीक है, अरबी फारसी में उपयोग किया जाता है ख, ग। तो ये सब का उच्चारण जो है वो आपका ऐसा लगेगा कि जीभ के पिछले वाले भाग से आप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया जिह्वा मूलक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, यहाँ पे बिंदु दे देगा तो आपको बताना होगा कि जिह्वा मूलक वर्ण है ये सब, ठीक है। किस टाइप का वर्ण है, तो जिह्वा मूलक। आगे है अली जिह्वा, या इसी का दूसरा नाम है काकल्य वर्ण। एंड ये सवाल आपका एग्जाम में जो है वो आया हुआ एक बार है, बीएड एग्जाम में एक बार पूछा गया सवाल है कि बताइए इनमें से कौन सा काकल्य वर्ण है, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम है अली जिह्वा, या फिर कह सकते हैं काकल्य वर्ण। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुला रहता है, यानी कि मुंह जो है वो खुला रहता है, तथा वायु कंठ को खोलकर झटके से बाहर आती है, वायु जो है कंठ को खोलकर झटके से बाहर आएगी। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल है इसका ह, ठीक है, ह। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसको कहेंगे काकल्य वर्ण के नाम से जाना जाता है, या अली जिह्वा वर्ण के नाम से जाना जाता है। अब हम जानते हैं अक्षर के बारे में, कुछ बेसिक जानकारी आप याद रखिए अक्षर के बारे में। हालांकि आपको मालूम होगा कि अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है, लेकिन बस एक रिवीजन पर्पज से आप इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। एक या एक से अधिक ध्वनियों का वह समूह जिसका उच्चारण एक झटके से होता है उसे हम अक्षर कहते हैं।
जैसे कुशासन एक शब्द है जिसमें वर्ण क्या है, इस प्रकार है। तो पूछ लिया जाए कि कुशासन में कितना वर्ण है, तो देखिए क हो गया, हलंत हो गया, क हलंत, ठीक है। उसके बाद इसमें उ आ जाएगा हलंत। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अक्षर दो प्रकार के होते हैं, बुद्धाक्षर, मुक्ताक्षर। इसके अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है। तो जिसका अंतिम ध्वनि व्यंजन होगा उसको हम लोग बुद्धाक्षर के नाम से जानेंगे। जैसे कि ये सब हो गया नाम, हल, सबके लास्ट में हलंत का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ये आपका बुद्धाक्षर हो गया। सेम मुक्ताक्षर क्या है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर वर्ण होती है। जैसे कि खा, तो खा को तोड़ेंगे तो अंतिम ध्वनि क्या है, ख प्लस अमेकर आ, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे मुक्ताक्षर हो जाएगा। ज, ग, तो सबका अंतिम जो अक्षर होगा तोड़ने पे वो आपका स्वर होगा, स्वर वर्ण होगा, एंड इसी कारण ये मुक्ताक्षर कहलाएगा। तो अक्षर को दो टाइप में मैंने बांटा, बुद्धाक्षर एंड मुक्ताक्षर, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बलाघात। बलाघात क्या होता है, इसी का दूसरा नाम है स्वराघात। स्वराघात कह लीजिए या फिर बलाघात कह लीजिए, बात इक्वल है। किसी शब्द का उच्चारण करते समय खास खास अक्षर पर स्वर को धक्का लगता है, स्वर वर्ण को धक्का लगता है, उसे हम बलाघात कहते हैं। जैसे इंद्र, विष्णु, निसंदेह। अब देखिए इन वाक्यों में उच्चारण स्पष्ट करने के लिए क्रमशः ई पे, इंद्र यहाँ पे आप उच्चारण जो है यहाँ पे धक्का लग रहा है, जोर लग रहा है, ठीक है। ई, वी पे विष्णु, तो यहाँ पे क्या होगा, वी पे धक्का लग रहा है। नी यानी कि निसंदेह, तो नी पर ज़्यादा जोर लगाना पड़ा, अतः इन्हीं वर्णों पर बलाघात माना जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी आपको उच्चारण स्थान एंड अक्षर के बारे में। सभी चीज़ें आपने 10वीं क्लास तक पढ़ रखा होगा। आप लोग बच्चे नहीं हैं, एक बार भी ये सब चीज़ों को रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आई होप कि आप लोगों को सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। बस ज़रूरत है कि कुछ कुछ चीज़ों को आप याद रखिएगा क्योंकि आप लोग भूल चुके होंगे, ठीक है। चलिए पहला सवाल है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। सभी को इसका जवाब मालूम होगा कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम लोग वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। वर्ण के नाम से जानते हैं। अगर लिखने के रूप में देखा जाए तो वर्ण, एंड मौखिक रूप से देखा जाए, बोलने के रूप में देखा जाए तो हो जाएगा आपका ध्वनि, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ण को ही यहाँ पे दो भागों में बांटा जाता है जिसको हम लोग स्वर एंड व्यंजन कहते हैं, स्वर वर्ण एंड व्यंजन वर्ण। तो ये सब तो होगा नहीं क्योंकि ये आपका वर्ण का टाइप हो गया, ठीक है। एंड शब्द किसको कहेंगे, आपको पता है कि वर्णों को मेल से जो बनता है, यानी कि दो वर्ण, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो बनेगा उसको हम लोग से शब्द कहेंगे, एंड जिसका कोई एक मीनिंगफुल अर्थ निकलता है, ठीक है। तो ये आपका शब्द हो गया। तो सबसे छोटा इकाई क्या है, वर्ण। चलिए आगे देखते हैं। वर्णमाला कहते हैं तो शब्द समूह को बिल्कुल नहीं, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला के नाम से जाना जाता है। तीसरा है आपका, निम्न में से कंठे ध्वनियां कौन सी है। कंठे ध्वनियां कहने का मतलब ऐसी ध्वनियां जिसका उच्चारण कंठ से होता है। तो आज हम आपको इस क्लास में एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए याद रखिएगा, केटीएम, KTM DO, यानी कि इसको पढ़ सकते हैं आप KTM 2, ठीक है। के से कंठ, टी से तालु, M से मूर्धा, D से दंत, O से ओष्ठ। अब देखिए इसका काम क्या है। तो आपका जो हिंदी वर्णमाला है, जैसे पहले क वाला वर्ग आता है, क ख ग घ अंगा, तो इसको जो है क वर्ग के नाम से जाना जाता है। ये वाला मैंने आपको पहले भी बताया था। सेकेंड जो च वाला ग्रुप है उसको च वर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो ट वाला ग्रुप है, ट ठ ड ढ, उसको ट वर्ग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है त वाला ग्रुप, तो त वाला जो ग्रुप है उसको त वर्ग के नाम से जाना जाता है। एंड लास्ट में जो प वाला ग्रुप है उसको प वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 5 ग्रुप है, एंड इन पांचों में आपका 5-5 वर्ण देखने को मिलेगा। तो टोटल हो जाएगा आपका 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें, यानी कि 25 वर्ण। एंड ये 25 वर्ण का आप जो उच्चारण स्थान है ये वाला ट्रिक से आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए क वर्ग में जितना भी ध्वनि आएगा या फिर वर्ण आएगा उसका उच्चारण होगा के, यानी कि कंठ। च वर्ग में जितना भी ध्वनि आएगा या फिर वर्ण आएगा उसका उच्चारण क्या होगा, तालव्य, ठीक है।
टी से तालव्य। ट वर्ग में जितना ध्वनि आएगा या उच्चारण आएगा उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा एम से मूर्धा, ठीक है। उसके बाद त वर्ग का हो जाएगा दंत। पवर्ग का हो जाएगा ओ से ओष्ठ, यानी कि ओठ से उच्चारण होगा। तो ये बात समझ में आ गया कि केटीएम 2 कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब यहाँ पे देखिए हम कंठ ध्वनि की बात कर रहे हैं, तो कंठ ध्वनि क्या होता है, कवर्ग वाला ग्रुप। एंड कवर्ग में कौन कौन सा ध्वनि देखने को मिलेगा, क एंड ख, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। च ज, तो ये तो आपका च वर्ग है। एंड च वर्ग में क्या होगा, टी यानी कि तालु। ये आपका ट वर्ग है। एंड ट वर्ग में कौन सा ध्वनि हो जाएगा, तो इसका उच्चारण स्थान आपका ट वर्ग हो जाएगा। ट वर्ग में आपका हो जाएगा एम यानी कि मूर्धा। तो आई होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे आप लाइन बाय लाइन चलिएगा, क वर्ग को के से मिलाइएगा, च वर्ग को टी से, ट वर्ग को एम से, त वर्ग को डी से, प वर्ग को ओ से। तो आपको बहुत चीज़ यहाँ पे आसान लगेगा, आसानी से आप सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन अभी मैंने आपको बताया केटीएम 2, ठीक है। तो देखिए ये आपका मूर्धन्य वाला था, एम से मूर्धन्य। एंड मूर्धन्य में क्या आएगा, ये आपका कवर्ग हो गया, च वर्ग, ट वर्ग यानी कि ट वर्ग वाला आ जाएगा। एंड ट वर्ग में कौन कौन सा यहाँ पे वर्ण आता है, तो देखिए ड और ढ आता है, इसी में आएगा ना ये वाला, तो आपका हो जाएगा सी, ठीक है। ड और ढ बिल्कुल सही हो जाएगा। प वर्ग ये तो ओष्ठ वाला हो गया, ये आपका च ग्रुप में आ गया च वर्ग। एंड ये आपका तालु में आ गया, ये आपका कवर्ग ग्रुप से आ गया यानी कि कंठ में आ गया। देखिए कितना आसान सभी चीजें हो गई, तो आसानी से अब आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण एंड महाप्राण, प्राणत्व के आधार पर वर्णों को दो भाग में बांटा गया है, अल्प प्राण एंड महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, ठीक है। एंड महाप्राण क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकले उसको महाप्राण कहेंगे। अब यहाँ पे भी हम आपको एक ट्रिक देते हैं, कैसे चीजों को याद रखिएगा, तो एक कोड याद रखिएगा। अल्प प्राण का कोड क्या है, तो अल्प प्राण का कोड होता है 135। कहने का मतलब क्या है, 1 से पहला वर्ग, 3 से तीसरा, एंड प से मतलब 5 से जो है वो पांचवा, ठीक है। पांचवा आप कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने आपको बताया कवर्ग, तो कवर्ग में 5 वर्ण आएगा, तो 5 वर्ण में जो पहला वर्ण आएगा वो अल्पप्राण में आ जाएगा, तीसरा जो वर्ण आएगा वो अल्पप्राण में आ जाएगा, जो पांचवा वर्ण आएगा वो इसमें आ जाएगा अल्पप्राण में, ठीक है। उसी तरह च वर्ग ग्रुप में जो 5 वर्ण आता है उसका जो पहला वाला है, पहला लाइन, वो आपका इसमें आ जाएगा अल्पप्राण में, तीसरा वाला इसमें आ जाएगा, एंड लास्ट वाला जो है वो भी इसमें आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कोड काम करेगा। तो अल्पप्राण का ट्रिक ये वाला हो गया। वहीं अगर महाप्राण पूछ देता तो महाप्राण का कोड क्या बचेगा, जैसे यहाँ पे है 1 3 5, तो 2 वाला बच गया एंड आपका 4 वाला बच गया, यानी कि चौथा ग्रुप एंड दूसरा जो ग्रुप है वो आपका महाप्राण में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जितना भी स्वर वर्ण है, ठीक है, सभी स्वर वर्ण आपका अल्पप्राण के अंतर्गत आ जाता है। ध्यान से दीजिए, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो अल्पप्राण का कोड क्या है, अल्पप्राण का कोड हो गया 135, यानी कि पहला वाला लाइन, तीसरा एंड पांचवा, ठीक है। समझिए इस चीज को कि कवर्ग है, कवर्ग में जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक है। चवर्ग च, छ, ज, झ, इया। तो यहाँ पे इस चीज को समझिए, जैसे कि मैं पहला का मतलब क्या चल रहा है कि ये जो पहला वाला है, ठीक है, आगे भी जाएगा, टवर्ग में भी जो पहला आएगा, ठीक है, तवर्ग में भी जो पहला आएगा एंड पवर्ग में भी जो पहला आएगा, तो ये जो पहला वाला है, इसके अलावा जो तीसरा वाला जो है, इसके अलावा जो पांचवा वाला है, ये आपका अल्पप्राण हो जाएगा। उसी तरह महाप्राण में मैंने क्या कहा, दूसरा एंड चौथा, ये आपका महाप्राण हो जाएगा। इसके अलावा जितना भी स्वर वर्ण है वो आपका अल्पप्राण हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। कोड से ही आप ये सब चीजों को अच्छे से याद रख सकते हैं। अल्पप्राण के लिए 135, महाप्राण के लिए 24, एंड ऐसा आपको आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया होगा या बताया होगा, ठीक है। हमेशा ये चीज को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर बहुत सारा
कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे 5 का राइट जवाब हो गया क्या वाला, देखिए अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में मैंने आपको 135 बताया, एंड 135 में क्या आपका आएगा, तो देखिए 135, तो देखिए यहाँ पे पहला ग्रुप से क्या है, ये वाला क तो पहला है, ठीक है, लेकिन ग आपका तीसरा है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला आ जाएगा। अब देखिए फ और भ, तो ये तो अब दोनों दूसरा ग्रुप है ना, ये वाला तो नहीं आएगा। अब च छ, देखिए च छ, ये आपका दूसरा ग्रुप दे रखा है ये वाला, तो दूसरा ग्रुप भी नहीं आएगा क्योंकि 135 है, पहला आना चाहिए, पहला लाइन, तीसरा ये पांचवा, तो ये वाला आपका बिल्कुल सही है, पहला आ रहा है तीसरा आ रहा है, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है जिसका उच्चारण नाक के माध्यम से होता है, नाक से होता है, ठीक है, यानी कि पंचमाक्षर, जिसको मैंने आपको बताया था पंचमाक्षर में, ये आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे, ए आय को वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ए आय ये जो है, देखिए एक्चुअली ये बना किससे है, अ प्लस ई से बना है, एंड अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, एंड ई का होता है तालु, यानी कि कंठ तालु कह सकते हैं, ठीक है, कंठ तालव्य या कंठ तालु, कंठ तालव्य बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं, तो अयोग व कहा जाता है अनुस्वार एंड विसर्ग को, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, अनुस्वार एंड विसर्ग, ठीक है। निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित व्यंजन है, द्वित व्यंजन के बारे में बात कही जा रही है। अब द्वित व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखिए जो रिपीट होता है, जैसे कहने का मतलब कि उन व्यंजनों को द्वित व्यंजन कहते हैं जो किसी शब्द में एक ही व्यंजन के दो बार आने पर उच्चारण में एक साथ बोले जाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि सज्जन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ज है वो क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, दो बार आया हुआ है, एंड इसको एक बार में ही बोला जा रहा है, सज्जन बोला जा रहा है एक ही बार, लेकिन यहाँ पे दो बार रिपीट हुआ है, ठीक है, यानी कि जो किसी शब्द में एक ही व्यंजन के दो बार आने पर उच्चारण में एक साथ बोले जाते हैं, तो सज्जन, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा संधि विच्छेद, सज प्लस जन, ठीक है, एंड ये जो आता है वो कहाँ से आएगा, यह जो है प्रायः संधि और समास के कारण आता है या होता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे तत्व, तत्व आप कहते हैं, तो तत्व को तोड़ेंगे तो तत्व प्लस त्व, यहाँ पे देखिए त जो आया है वो दो बार रिपीट हुआ है, लेकिन बोला तो एक ही बार जा रहा है, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे द्वित व्यंजन। तो सेम देखिए दिल्ली, यहाँ पे ल में देखिए यहाँ पे भी द्वित व्यंजन देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका स, यानी कि तालव्य स है, अच्छा यहाँ पे घ नहीं है ये, ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाला स है, यानी कि मूर्धन्य स है, उसके अलावा दंत स, तो तालव्य स, मूर्धन्य स एंड दंत स, इसके अलावा ह, ये सब कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो देखिए ये आपका कौन सा व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, ठीक है, संघर्षी व्यंजन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर पहला एंड सेकेंड क्लास नहीं देखे होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास, तो एक बार जरूर जाके देख लीजिएगा। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, जो नया विकसित किया गया है, तो आराम से इस चीज़ को आप कर सकते हैं, नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो है ना वो छूट गया है, ठीक है, क्या छूट गया वो हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि ख जो है यहाँ पे बिंदु होगा, ग के नीचे भी बिंदु होगा, यानी कि अरबी फारसी वर्ण, यहाँ पे ख जो है साधारण लिख दिया गया है, कुछ ऐसा तो होना था यहाँ पे, ठीक है, ग यहाँ पे कुछ ऐसा, एंड ये अरबी फारसी है, एंड यही आपका नवीन विकसित है, तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण किसको कहेंगे, अब यहाँ पे हम आपको घोष वर्ण का भी ट्रिक बता देते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसको हम लोग घोष वर्ण कहेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, एंड इसका कोड हो जाएगा 3 4 5, जैसे मैंने अभी आपको अल्प प्राण महाप्राण का बारे में बताया था, उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 3 4 5, यानी कि जितना भी वर्ग है आपका, क वर्ग हो गया, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग एंड पवर्ग, तो ये सब में जो आपका तीसरा वाला लाइन हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा चौथा वाला लाइन, पांचवा वाला लाइन, वो आपका घोष में आ जाएगा। सेम अगर हम लोग अघोष के बारे में बात करेंगे तो अघोष में आपका जो बच गया, यानी कि पहला एंड दूसरा, तो वो याद रखिएगा, घोष के लिए 345 एंड अघोष के लिए आपका 12,
12, ये कोड याद रखिएगा, आराम से कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं, जैसे ख, तो ये तो आपका दूसरा वाला ग्रुप है, यानी कि ये आपका अघोष हो जाएगा, क्योंकि पहला एंड दूसरा तो इसमें आ रहा है ना, एंड ख आपका क्या है, दूसरा वाला लाइन में आ जाएगा, क ख, तो ये आपका अघोष हो जाएगा। च तो पहला में आएगा एंड पहला वाला भी आपका अघोष हो जाएगा। म देखिए पांचवा में आ रहा है एंड ये आपका घोष हो जाएगा। ट एंड ठ ये आपका दूसरा में आ रहा है, ये आपका अघोष हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है घोष, तो म यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से आपको समझ में ये चीज आ गया होगा। नेक्स्ट, कौन सा अमानक वर्ण है, यानी कि स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये वाला आप साधारण से देख सकते हैं। पहले देखते होंगे कहीं कहीं पे आपको झारखंड जैसे अभी लिखा ऐसे जा रहा है। ठीक है, पहले जो है वो कुछ ऐसा टाइप का लिखा जाता था, ऐसा आपने बहुत जगह देखा होगा। तो ये आपका मानक नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे जो है जो भी ध्वनियाँ हैं वहाँ पे कुछ इस तरह का दे रखा है कि क, उसके बाद ग है, नीचे बिंदु है, ज है, नीचे बिंदु है, फ है, नीचे बिंदु है, एंड ये सबको क्या कहा जाता है, अरबी फारसी का वर्ण। ठीक है, क्लास अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अरबी फारसी वर्ण कैसा होता है। ठीक है, तो ये सबके नीचे बिंदु है, ये ध्वनिया किसकी है, तो अरबी फारसी की है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, सबको मालूम होगा, 52 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे है आपका, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, मूल स्वर संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। 4 ध्वनियां संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि छ, त्र, ज्ञ एंड स्र। एक चीज याद रखिएगा, चारों जो ध्वनियां हैं संयुक्त वर्ण, ये किन किन ध्वनियों से या फिर किन किन वर्णों से मिलके बना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड चारों में से किसी एक का आपको अक्सर देखने को एग्जाम में मिलता है। तो चारों ध्वनियां किस किस वर्ण से मिलके बना है वो बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे छ आया हुआ है, क्षत्रिय, इससे अगर वर्ड बनाया जाए तो क्षत्रिय, आपने पढ़ा होगा क्षत्रिय। ठीक है, क्षत्रिय, एंड ये अगर किससे बना है तो ये आपका क हलंत प्लस स से बना है। ठीक है, क हलंत प्लस स से ये आपका यहाँ पे बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो देखिए छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो अब इसको कैसे बनाइएगा कि क प्लस स से बना हुआ है ये चीज, है ना। तो क के बाद आया है, क हलंत के बाद आया है या फिर क के बाद आया है, ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ये भी आपका एक संयुक्त वर्ण है एंड ये जो है आपका ज प्लस न। याद रखिएगा दोनों, देखिए अब बहुत जगह मिस्टेक क्या होता है कि दोनों में हलंत नहीं होता है, हलंत जो है केवल पहला वाला में होगा, ज में, इसमें हलंत नहीं दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। हलंत केवल इसमें होगा एंड न ये आपका हो जाएगा ज्ञा का वर्ण, यानी कि जिससे वो मिलके बना हुआ है। ठीक है, अघोष वर्ण, अभी मैंने आपको इसका कोड बताया था कि अघोष का क्या कोड होता है, तो 12, 1 एंड 2, तो 12 किसको 12। ठीक है, तो देखिए 1 एंड दूसरा, तो देखिए ज, तो तीसरा है च, छ, ज, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये तो आपका घोष हो जाएगा ना। ह एंड स, यहाँ पे अ, यानी कि ये स्वर है, तो जितना भी स्वर होता है वो क्या हो जाता है, वो तो आपका जितना भी स्वर है वो आपका हो जाएगा घोष के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, सभी स्वर घोष होता है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 19 का, तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा दंत वाला सा, दंत सा जो है आपका आ जाएगा अघोष के अंतर्गत। ह जो है, ह आपका आ जाएगा सघोष के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, इस चीज को लिख लीजिएगा। ठीक है, जितना भी स्वर होता है वो आपका हो जाता है घोष। इसके अलावा जो आपका कोड था 3, 4, 5, ये भी आपका हो जाएगा घोष या फिर सघोष कह लीजिए। घोष में क्या क्या आएगा, सॉरी मतलब अघोष में क्या क्या आएगा, तो अघोष में आपका 1, 2 आ जाएगा। इसके अलावा आपका क्या आ जाएगा, तो ये जो दंत वाला सा है वो भी आपका अघोष के अंतर्गत आ जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ तो आपका कवर्ग में आता है एंड कवर्ग का केटीएम 2, हमेशा याद रखिएगा कंठ,
तो कंठ से हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए आगे है, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 4 संयुक्त व्यंजन के बारे में मैंने आपको बताया, ज्ञ बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कौन सा? छ, श्र, ज्ञ एंड स्र। तो यहाँ पे दे रखा है ज्ञा, ज्ञानी वाला ज्ञा बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, यानी कि दांत का मतलब प्रयोग जो है वो उच्चारण के नहीं किया जाता है उच्चारण के लिए। ठीक है, तो देखिए किसका नहीं किया जाता है, तो एक्चुअली दांत का जो उच्चारण है वो किस में किया जाता है? फिर से देखिए KTM 2 यानी कि डी से दांत, यही ना था दंत वर्ण या दांत। एंड इसमें कौन सा ग्रुप आ गया? तो ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, तवर्ग वाला ग्रुप। एंड तवर्ग में देखिए आप कौन सा यहाँ पे वर्ण नहीं है, तो त है, किया जाता है बिल्कुल। उसके बाद न है, बिल्कुल किया जाता है। द है, बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि ये तीनों आपका इसी ग्रुप के अंतर्गत आ जाएगा। ट नहीं किया जाता है, क्योंकि ट आपका मूर्धा वाला ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अकरांत। जिन शब्दों के अंत में अ आएगा उसको हम लोग कहेंगे अकरांत शब्द। ठीक है, नेक्स्ट, छ वर्ण किस योग से बना है? तो अभी मैंने इसके बारे में भी बताया था कि यह कौन से वर्ण से मिलकर बना है, तो क प्लस स। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 25 हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11। एंड अगर कुल पूछा जाए मतलब कि इसमें मैंने आपको जितना भी अपवाद था उसके बारे में क्लास में बताया था कि कब 13 लिखना है, कब 11 लिखना है, कब 10 लिखना है। ठीक है, वो चीज़ देख लीजिएगा। एंड नॉर्मली अगर पूछा जाए तो आपको 11 ही जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो अ है आपका, ओ है, ए है, ये वाला आपका स्वर नहीं है, ये आपके व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। एंड इसको हम लोग पंचमाक्षर के अंतर्गत भी रखते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे पंचमाक्षर किसे कहते हैं अगर उस टाइप का सवाल आएगा तो, हालांकि मैंने क्लास में आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? अब ट ये तो नॉर्मल सा बात है, जिसको क ख ग आता होगा वो आराम से कर सकते होंगे। ठीक है, कि ट वर्ग के अंतर्गत नहीं है। तो देखिए ठ भी आता है, ढ भी आता है, न भी आता है, ये वाला नहीं आता है, ये तो आपका क वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो आपका ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की जो संख्या होती है वो आपका है 33, बिल्कुल सही जवाब। 28 निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों को जो है वो 3 भागों में बांटा गया था, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। एंड पश्च स्वर का एग्जाम्पल क्या है कि अमेकर आ था, हर्षव, दुर्घव, इसके अलावा ओ, आव, ये सब क्या है? पश्च स्वर है। उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो 29 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, तो 30 का अयोगवाह में क्या क्या आ जाएगा? विसर्ग एंड अनुस्वार। तो विसर्ग बिल्कुल सही हो जाएगा जिसका सिंबल ऐसे होता है। नेक्स्ट सवाल है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है दंत्य, ओष्ठ, तालव्य, वत्रीय। ठीक है, तो छ, तो ये तो चवर्ग वाला ग्रुप है ना। एंड चवर्ग वाला में क्या आता है? KTM 2 यानी कि टी। एंड टी से क्या हो जाएगा? तालव्य। तालव्य बिल्कुल सही हो जाएगा, 31 का सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये वाला भी है, इसके अलावा त्र भी है, ज्ञा भी है, ये वाला आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट देखते हैं, तालव्य व्यंजन। तालव्य देखिए बार बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, KTM 2 याद रखिएगा। तालव्य यानी कि च वर्ग के बारे में बात कही जा रही है। एंड च वर्ग आपका ये वाला है, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। यह अलावा इसके बारे में मैंने आपको बताया था, अंतस्थ व्यंजन है ये आपका। उसके बाद तीनों जो स हो जाता है, ह होता है, वो आपका उसमें व्यंजन के अंतर्गत आता है। तालव्य क्या हो जाएगा? तो तालव्य कौन सा ग्रुप हो जाएगा? वही KTM 2 यानी कि सेकेंड वाला, च वर्ग वाला। ठीक है, ओष्ठ कौन सा हो जाएगा? प वर्ग वाला। तो बहुत ही आसान है, अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेगी, कन्फ्यूजन आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा।
अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं, दोनों से। ठीक है, अनुनासिक का मतलब यहाँ पे दोनों से होता है। 35 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर। देखिए अनुनासिक व्यंजन तो यही वाला आपका हो गया। अनुनासिक व्यंजन किसको कहेंगे? तो वो पंचमाक्षर, वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं उसी को हम लोग अनुनासिक वर्ण या फिर अनुनासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। ठीक है, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण, यानी कि कंठ प्लस ओठ, ओष्ठ दोनों का उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो क तो होगा नहीं, यहाँ पे क का केवल कंठ होता है, त भी नहीं होगा, ए एंड ओ। तो इस चीज को देखिए कि देखिए इसको अगर तोड़े तो अ प्लस उ में टूटेगा, एंड अ का उच्चारण स्थान कंठ एंड उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो बन गया आपका कंठोष्ठ, यानी कि ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है, ये आपका ओ जो है वो सही हो जाएगा। आगे भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? अनुक्रम तो देखिए सबसे छोटी जो इकाई होती है वो उसे आप वर्ण कह लीजिए, अगर लिखने में प्रयोग कर रहे हैं तो, एंड अगर बोलने में कर रहे हैं तो ध्वनि। तो सबसे छोटा तो ध्वनि हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर देखिएगा तो आपका बाकी का ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी वाला ध्वनि से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद शब्द, शब्द के बाद पद, पद के बाद वाक्य, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी बेसिक आपको पता रहता तो ऑप्शन के जरिए आप जो यहाँ पे सही जवाब कर सकते थे। अगला है आपका निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? देखिए सेम वो वाला याद रखिए, कोड KTM 2, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य से ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, आपको जवाब मिल गया ऑप्शन नंबर ए, कंठ तालव्य मूर्धा। देखिए मूर्धा का दूसरा नाम वर्ती है। ठीक है, एंड दंत का दंत, ओ का ओष्ठ, बिल्कुल आसान हो गया, यही वाला मैं आपको बता रहा था। आपका 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त ड एंड ढ आपको बताए थे, प्रकंपित, संघर्षहीन। तो 41 का यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पार्श्विक, जिसके उच्चारण में हवा जिभ के पार्श्व से यानी कि बगल से निकल जाए उसको हम लोग पार्श्विक ध्वनि के नाम से जानते हैं। एंड ये आपका ल हो गया इसी का एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा युग्म यहाँ पे अघोष है? ठीक है, अघोष का यहाँ पे युग्म है। तो अघोष का मैंने अभी ट्रिक आपको बताया था, 1 2 होता है। ठीक है, 1 2, तो देखिए 1 2 जो अक्षर है प्रत्येक वर्ग का पहला एंड दूसरा, तो ये तो आपका तीसरा एंड चौथा है, नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा सघोष। ड एंड ढ, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका सघोष के अंतर्गत आ जाएगा। प एंड फ, देखिए ये वाला हो गया आपका पहला एंड दूसरा वर्ण। ठीक है, पवर्ग ग्रुप का जो है पहला एंड दूसरा वर्ण ये आपका है, एंड यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा 42 का सी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन शब्दों में कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? तो क्लीव, अगर आप हिंदी डिक्शनरी में शब्दों को खोजना जानते होंगे तो आराम से इस चीज को टिक लगा सकते हैं। ठीक है, हिंदी डिक्शनरी में कैसे शब्दों को खोजा जाता है। ठीक है, कुछ बेसिक सा नियम होते हैं। निम्नलिखित में से विवृत स्वर है, तो विवृत स्वर के बारे में आपने देखा होगा, ओपन जो यहाँ पे वॉवेल देखने को मिलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है वो पूरा खुल जाता है उसको यहाँ पे विवृत स्वर या फिर ओपन वॉवेल के नाम से जानते हैं। जैसे कि अमेकर आ, इसका जैसे उच्चारण कीजिएगा तो आपका जो मुख है, मुंह जो है वो पूरा खुल जाएगा, आ उच्चारण करके देखिए तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से तालव्य क्या है? तालव्य वर्ण के बारे में बताना है। देखिए KTM 2, टी से तालव्य यानी कि च वर्ग के बारे में बात कही जा रही है, एंड च वर्ग वाला आपको खोजना है। च वाला ठीक है भाई, ज वाला ठीक है, बाकी ये तो अलग है, ये आपका ट वर्ग है, ये आपका त वर्ग वाला ग्रुप से है। तो आपका 1 एंड 4 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से सवालों का जवाब कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने क्लास 1 एंड क्लास 2 नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही मेहनत से PDF को बनाया गया है, वहाँ पे स्लाइड को बहुत मेहनत से बनाया गया है, एंड सभी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड की गई है। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन आपका वहाँ पे नहीं मिलेगा।
चलिए, निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो महाप्राण का कोड मैंने आपको बताया था कि 24 होता है, ठीक है। महाप्राण का 24, अल्पप्राण का 135। तो महाप्राण का 24 यानी कि 24 वाला अक्षर प्रत्येक वर्ग का दूसरा एंड चौथा अक्षर। तो देखिए, ये आपका पहला अक्षर है यानी कि ये आपका अल्पप्राण हो जाएगा। ग आपका तीसरा अक्षर है एंड ये भी आपका हो जाएगा अल्पप्राण। ख आपका दूसरा अक्षर है, महाप्राण में आ जाएगा। ट तो ठ ये आपका पहला है एंड ये भी आपका अल्पप्राण में आ जाएगा। तो दूसरा और चौथा हमको चाहिए, दूसरा यहाँ पे दे रखा है, ये आपका महाप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। तो कोड याद रखिएगा जरूर, नहीं तो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज हो जाइएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण उत्क्षिप्त व्यंजन है? तो ए व बी दोनों, ढ एंड ड दोनों यहाँ पे उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाएगा। एंड ये वाला आपका क्या है? ये आपका जो है वो संघर्षी व्यंजन है, ठीक है, सी वाला। रामायण शब्द में प्रयुक्त वर्णों की संख्या। तो रामायण को जब आप तोड़िएगा तो र प्लस अ हो जाएगा, फिर म प्लस अ हो जाएगा। तो ऐसे अगर आप तोड़ते हैं तो यहाँ पे 8 वर्ण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबको तोड़ा जाएगा, जैसे कि र को ऐसे तोड़ेंगे, म को ऐसे, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 4 हो गया, य प्लस अ 6 हो गया, न प्लस अ, सब में हलंत होते जाएगा, ठीक है। वो चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज़ मालूम होगा। 8 हो जाएगा यहाँ पे वर्ण। अक्षर के बारे में मैंने आपको बताया था, अक्षर यानी कि रामायण में कितने अक्षर हैं? तो 4 अक्षर है, रा म य न, 4 अक्षर है। ये सब बहुत बेसिक सा चीजें हैं, सबको मालूम होगा, ठीक है। 50 वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और एंड व्यंजन वर्ण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। निम्न में से कौन संयुक्त वर्ण है? तो संयुक्त वर्ण आपका ये सब तो नहीं है, ये आपका क वर्ग से बिलोंग करता है। ये आपका हो जाएगा छ, क्षत्रिय वाला छ, ठीक है। क प्लस क हलंत प्लस स से मिलकर बना होता है आपका ये वाला वर्ण। आगे, निम्न में से कौन मूल स्वर या ह्रस्व स्वर वर्ण है? ठीक है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर। तो देखिए, मूल स्वर यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों आपका जो है मूल स्वर के अंतर्गत देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा सवर्ण या सजातीय वर्ण है? ठीक है, जिनका उच्चारण एक जैसा होता है, जैसे कि अ हो गया, अ मेकर आ, ये वाला सजातीय है। हर्षई एंड दुर्घई, ये वाला आपका सजातीय है। हर्षव एंड दुर्घव, ये आपका सजातीय है। तो देखिए, ये वाला क्या सजातीय है? नहीं, ये वाला बिल्कुल सही है। ये वाला भी विजातीय कह सकते हैं, इसको भी विजातीय कह सकते हैं। ये सब सजातीय नहीं है। अमिकरा बिल्कुल सजातीय हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से किस शब्द में अनुनासिक स्वरों का उच्चारण हुआ है? तो देखिए, स्वर वर्ण का मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया था बहुत सारे आधार पे। तो होता क्या है कि हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है निर्नुनासिक, जिसको मौखिक स्वर के नाम से भी जानते हैं, एंड दूसरा होता है अनुनासिक स्वर, ठीक है। तो निर्नुनासिक क्या होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से बाहर निकलेगी उसको हम लोग निर्नुनासिक स्वर कहेंगे। जैसे कि अ हो गया, अमेकर आ हो गया, हर्षई हो गया, ये सब क्या है? आपका निर्नुनासिक है। इसके अलावा अगर हम लोग अनुनासिक के बारे में बात करेंगे तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलेगी उसको हम लोग यहाँ पे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि चंद्र, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि सब में चंद्रबिंदु दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रबिंदु सब में दिखाई देगा, तो ये तीनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका उच्चारण करके देखिए, दांत, आंगन, आँख। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हवा जो है वो मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, ठीक है, निकलेगी। तो चलिए, यहाँ पे उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन निर्नुनासिक शब्द है? इधर, अपना, उधर। अभी मैंने आपको बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से बाहर निकलेगी वो आपका निर्नुनासिक शब्द कहलाएगा। जैसे अमेकर अ, ठीक है, हर्षई आदि। तो ये सब आपका क्या है? उपरोक्त सभी। देखिए, जितना भी शब्द बना है सब यही सब का उपयोग करके बनाया गया है, उपरोक्त सभी, इसीलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें भी ई आया है, अ आया है, ओ आया है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5। जैसे कि क, ख, ग, घ, अंग, यानी कि कवर्ग के नाम से ये जाना जाता है। एंड एक वर्ग में आपका 5 वर्ण आता है या फिर अक्षर आता है, यह बात हम कह सकते हैं। निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? सबको मालूम होगा, य, व, र एंड ल। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है आपका ट वर्ग का उच्चारण स्थान,
याद रखिए वो ट्रिक KTM 2 टवर्ग में क्या आ जाएगा, ये कवर्ग, चवर्ग एंड टवर्ग यानी कि मूर्धा बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ